बीएड सेकेंड ईयर, विषय हिंदी, ज्ञान भाषा एवं पाठ्यक्रम, और लेसन हमारा चल रहा है 18। और आज का टॉपिक है शिक्षण अधिगम व्यवस्था। शिक्षण तथा अधिगम व्यवस्था का प्रत्यय डेविड तथा थॉमस ने दिया है। यह प्रत्यय आधुनिक व्यवस्था सिद्धांत पर आधारित है। यह कार्य तथा संबंध केंद्रित होती है। इसके अनुसार शिक्षण के दो प्रमुख कार्य माने जाते हैं। प्रथम शिक्षण तथा अधिगम की क्रियाओं की व्यवस्था करना, और द्वितीय शिक्षण तथा अधिगम के साधनों के साथ प्रक्रिया करना है। बर्ट्रैंड रसाल ने इसका उल्लेख इस प्रकार दिया है। कार्य दो प्रकार के होते हैं। प्रथम, पदार्थ की स्थिति को पृथ्वी के अन्य समान पदार्थों की अपेक्षा कर बदलना। द्वितीय, अन्य व्यक्तियों से ऐसा करने के लिए कहना। शिक्षण में पहले कार्यों तथा प्रक्रियाओं की योजना बनाना तथा प्रबंध करना होता है। द्वितीय, इन सभी कार्यों को करना होता है। इसलिए शिक्षक को प्रबंधक भी कहा जाता है। सर्वप्रथम डेविड ने शिक्षक को प्रबंधक कहा और उसके 4 प्रमुख कार्यों का उल्लेख किया। प्रथम सोपान नियोजन करना, द्वितीय सोपान व्यवस्था करना, और चतुर्थ सोपान नियंत्रण करना। इन चारों सोपानों की सहायता से शिक्षण अधिगम प्रणाली की रूपरेखा तैयार की जाती है। डेविड इनमें अधोलिखित कार्यों को सम्मिलित करता है। नंबर 1, संपूर्ण प्रणाली का विश्लेषण करना। नंबर 2, कार्य विश्लेषण करना। नंबर 3, छात्रों की योग्यता को ज्ञात करना। छात्रों के ज्ञान कौशल तथा अभिवृत्तियों का विशिष्टीकरण करना। छात्रों की व्यवस्थाओं को पहचानना। अधिगम उद्देश्यों की व्याख्या करना। अधिगम के स्रोतों की व्यवस्था करना। समुचित व्यवस्था शिक्षण व्यूह रचना का चयन करना। छात्रों को अभिप्रेरण तथा प्रोत्साहन देना। शिक्षण प्रणाली का मूल्यांकन करना। शिक्षण प्रणाली की क्रियान्वित करना। अधिगम प्रणाली का लगातार निरीक्षण करना, उसमें सुधार करके अपनाना। मापन के मानदंड का मूल्यांकन करना। कार्य क्षमताओं के आधार पर मापन के मानदंड का विकास करना। प्रथम सोपान नियोजन उद्देश्य। इस सोपान में शिक्षण उद्देश्यों का प्रतिपादन करना है। इसमें शिक्षण कार्य का विश्लेषण करके तत्वों में विभाजित करना है। उन तत्वों का क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करता है। उद्देश्यों की परीक्षा करता है, उन्हें व्यवहारिक रूप में लिखता है। शिक्षण की समुचित व्यूह रचना का चयन करता है तथा उद्देश्यों तथा पाठ्य वस्तु के संबंध में निर्माण लेने से संरचनात्मक तथा कल्पना शक्तियों का प्रयोग करता है। इस सोपान के अंतर्गत 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 तथा 15 क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। शिक्षक के लिए इन क्रियाओं के कौशल का महत्व होता है, तभी वह अधिगम प्रणाली की समस्याओं का समाधान कर सकता है और शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है। शिक्षण 2, द्वितीय सोपान व्यवस्था। सीखने के स्रोतों तथा साधनों की व्यवस्था करने का कार्य शिक्षक ही करता है, जिससे उद्देश्यों की प्राप्ति प्रभावशाली ढंग से की जाती है। मितव्ययी तथा प्रभावशाली साधनों को प्रयुक्त किया जाता है। व्यवस्था के द्वारा अधिगम वातावरण तथा अधिगम स्वरूपों को उत्पन्न किया जाता है, जिससे उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। शिक्षक को शिक्षण उपागमों, व्यूह रचना, शिक्षण सहायक सामग्री तथा शिक्षण युक्तियों के संबंध में भी निर्णय लेना पड़ता है। व्यवस्था के मतदान से सीखने के स्वरूपों को उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार इस सोपान के अंतर्गत क्रिया 7 अधिगम के स्रोतों की व्यवस्था करने तथा क्रिया 11 शिक्षण प्रणाली को क्रियान्वित करने को सम्मिलित किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षण कौशल के प्रशिक्षण अभ्यास की विशेष आवश्यकता होती है, तभी शिक्षण प्रणाली को प्रभावित रूप से किया जा सकता है। इस सोपान की प्रमुख समस्या शिक्षण तथा अधिगम स्रोतों से समन्वय स्थापित करना है, जिससे नियोजन सोपान की प्रभावशाली तथा सरल बनाया जाता है। तृतीय सोपान शिक्षक का कार्य छात्रों को अग्रसर करना है। इस सोपान में शिक्षक छात्रों को प्रेरणा देता है तथा प्रोत्साहित करता है, जिससे वे तत्परता से सीखते हैं और उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। अग्रसरण एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। इसमें शिक्षण की प्रेरणा देने के ढंग को विशेष महत्व दिया जाता है। शिक्षण का कार्य छात्रों को निर्देशन देना, प्रोत्साहित करना तथा निरीक्षण करना है, जिससे छात्रों द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति सरल हो जाती है। चतुर्थ सोपान नियंत्रण का कार्य भी शिक्षक माना जाता है। इस सोपान के अभाव में शिक्षक अधूरा समझा जाता है। इस सोपान में शिक्षक व्यवस्था तथा अग्रसरण की क्रियाओं की सफलता के संबंधित में निर्णय लेता है कि ये क्रियाएं कहाँ तक उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो सकती हैं। यदि उद्देश्यों की प्राप्ति भली प्रकार नहीं हो सकती है, तब शिक्षक को इन क्रियाओं में सुधार करके प्रयुक्त करना पड़ता है
तत्पश्चात शिक्षक पुनः मूल्यांकन करता है। यद्यपि शिक्षक व्यवस्था अग्रसरण की क्रियाओं में परिवर्तन करता है, परंतु उद्देश्य वही रहते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं किया जाता है। अनुभव केंद्रित प्रतिमान, इस प्रकार के पाठ्यक्रम में अनुभवों को प्रधानता दी जाती है। समस्त मानव जाति के अनुभव जिनसे बालक को प्रेरणा मिल सके और वे अपने जीवन को उपयोगी और अच्छा बना सकें, इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में पाठ्यक्रम अनुभवों पर आधारित होता है। नंद महोदय का कहना है कि पाठ्यक्रम में समस्त मानव जाति के अनुभवों को सम्मिलित करना चाहिए। व्यक्तित्व के विकास के लिए और सफल जीवन के लिए वर्तमान अनुभवों की अपेक्षाकृत भूतकाल के अनुभव अधिक उपयोगी होते हैं। कार्य केंद्रित प्रतिमान, इस प्रकार का पाठ्यक्रम विभिन्न कार्यों पर आधारित होता है। बालकों के लिए ऐसे कार्यों का आयोजन किया जाता है जिनका कुछ सामाजिक मूल्य को और जो उसके सर्वांगीण विकास में सहायक हो। इन कार्यों का चुनाव शिक्षण और बालक के परस्पर सहयोग से किया जाता है और चुनाव के समय बालकों की रुचि का विशेष ध्यान रखा जाता है। जो भी महोदय क्रियाशीलता के पाठ्यक्रम के प्रमुख समर्थक हैं, वे बालकों को ऐसे कार्यों द्वारा दिशा देने का सुझाव रखते हैं जिनसे सीखने पर ये भविष्य में समाज उपयोगी कार्य करने योग्य बन सकें। एकीकृत प्रतिमान, अर्थ एवं परिभाषा, मनोविज्ञान के क्षेत्र में नवीन प्रयोग 20वीं शताब्दी में हुए गेस्टाल्टवाद आरंभ हुआ। इस वाद ने यह सिद्धांत कर दिया कि मस्तिष्क एक इकाई है। मस्तिष्क ज्ञान को छोटे छोटे टुकड़ों में प्राप्त नहीं करता, वरन ज्ञान को पूर्ण रूप से ग्रहण करता है और वही वस्तु मस्तिष्क में स्थिर होती है जो पूर्ण अर्थ देती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।